सत्य है, ठीक है ना। बोलने में जाए और आपका ये वीडियो में सब्जेक्ट और हर तरह की वैक्सीन के अंतिम संस्कार के साथ हमारा पहला सत्र यहाँ पे कंटिन्यू होता है और कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी शुरू होती है। अपने हाथ एकदम सीधे रखिए, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, एल्बो स्ट्रेट हो आपकी। उतने एविडेंस थे और इस साल हमने ये किताब रिलीज की, वैक्सीनेटेड टू डेथ। मतलब भंडार है, सागर है एविडेंस का कि किस प्रकार कोविड वैक्सीन को बनाते वक्त भी ये प्लान किया गया कि लोग किस तरह से मारना है, सारे सबूत इसके अंदर है। तो आज भी जो हम बात करेंगे, सबूतों की बात करेंगे, अपनी यादों की बात करेंगे, पुरानी यादों में जाएंगे। अभी 5 साल पुराने यादों में गए, हम 50 साल पुरानी यादों में जाने की बात कर रहे हैं। याद कीजिए, आज से 50 साल पहले ये मूवी भी आई थी सर, कब आई थी? 1973 में आई थी, जिस साल मैं पैदा हुआ था। तो आप में से वो लोग जो इस बात को रिलेट करते हैं, मेरी उम्र के लोग, याद कीजिए उस वक्त ऑटिज्म, जो कि आज का मुख्य सब्जेक्ट है, ऑटिज्म का नाम और निशान ही नहीं था, एब्सोल्युटली नहीं, शून्य था, 0। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बिल्कुल शून्य, था ही नहीं। डायबिटीज टाइप 1 था ही नहीं। चश्मा कितने लोग पहनते थे तब स्कूल में? याद कीजिए, मेरे स्कूल में, पूरे स्कूल में एक ही बच्चा पहनता था, क्योंकि एक पहनता था, उसका नाम भी याद है, अखिलेश नाम था, पतला सा लड़का था, क्लास 3rd में। तो क्यों याद है? क्योंकि वो एक ही था, ऐसा उसका नाम ही था चश्मू, क्योंकि वो एक ही था, इकलौता था। आज की तारीख में अगर आप बात करें, आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, हर तीसरे बच्चे के चश्मे लगे हुए है कि नहीं? हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, एवरी सेकंड चाइल्ड। हर चौथे बच्चे को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, एवरी 4th चाइल्ड। हर 10वें बच्चे को 1 in 10 ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो इवन 2000 से पहले भी बहुत रेयर था। हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है। ऑटिज्म का सिंपल मतलब ये कि वो बच्चों को जिंदगी भर माँ बाप पे ही निर्भर रहना पड़ता है, अपना कोई काम खुद से नहीं कर सकते। अक्सर ब्रश करना, कपड़े पहनना, कुछ मांगना, टाइम पे सोना, बेसिक काम है, या बोलना फॉर दैट मैटर, नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें उस वक्त शून्य थी, बिल्कुल शून्य थी। कोई बोलेगा नहीं, उस वक्त डायग्नोस नहीं होता था, अब तो हो रहा है ना। ये अक्षित जब छोटा था, धीरे धीरे रिस्पॉन्स करने लगा था, वो आपने देखा। लेकिन उसके बाद की कहानी क्या है? अक्षित 12 साल का हमारे बीच में, मम्मी भी है, थोड़ी आगे की कहानी आप बताएंगे। मैं सरस्वती माँ को बोलती हूँ कि आज जो हमारी जीवा पर बैठे और इस मंच के माध्यम से वो जो दुनिया को जो सुनाना चाहती हैं, जो ये कलयुग से सतयुग की यात्रा है, और जो ये बच्चे हमारे ऑटिज्म के समझ सकते हैं, ये बच्चा चेन्नई से आया है और यहाँ पर अपने जहाँ ये रुका हुआ है, इस तरह के बच्चों को बहुत एंजाइटी होती है अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। फिर भी ये बच्चा 3 दिन से ट्रेवलिंग करके आपके पास स्टेज पर आया सुंदरकांड का पाठ सुनाने के लिए कि शायद अब तो दुनिया जाग जाए, अब तो हमें मार्केटिंग ना करनी पड़े, रोज हमें 2-3 दिन टेस्टिमोनियल्स देने पड़ते हैं। हमारी जिंदगी तो इसी में निकल रही है, मार्केटिंग में पट्टा बना के डॉक्टर अगेंस्ट वैक्सीनेशन अपने चल क्या रहा है, जागो आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग के बाद आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अभी मैं रैंडमली उसको बोलूंगी कहीं से कि
प्लीज बताएं। ऐश्वर्य जब 3.5 साल का था तब उसे ये डायग्नोज हुआ था कि हाइपर एक्टिव। ये जितनी देर अभी खड़ा हुआ है इतना भी खड़ा होना पॉसिबल नहीं था। ये बिल्कुल राउंडिंग करेगा, जंपिंग करेगा, किसी पे चढ़ जाएगा, कुछ भी कर सकता था, आपसे कुछ भी बोलेगा, किसी से कुछ भी क्वेश्चन करेगा। इतना खड़ा होना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। ये 2 महीने पहले तक भी नहीं था। जब से कैन प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया है उसके बाद से इसका ये मतलब बिल्कुल शिक्षा आ गई है। मेरी दिखाई ही नहीं, हम बहुत परेशान थे। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि मैं सिंगल मदर हूँ, इसके फादर नहीं है, और ये बहुत चैलेंजिंग लाइफ है मेरे लिए। तो मैं सबको बहुत हार्डली थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे मेरा बेटा वापस मिला यहाँ से। थैंक यू सर। और तभी इनको बोला गया था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है। बोला गया था कि मेरा बेटा कभी ठीक नहीं होगा, मंदबुद्धि रहेगा। आप ये माइंड में स्टेबल कर लें कि कभी ठीक नहीं होगा, आपको ऐसी ही लाइफ जीनी पड़ेगी और इसका हमेशा सपोर्ट बन के चलना पड़ेगा। मुझे बहुत टेंशन होता था कि मैं खुद भी कैसे, मतलब मेरे लिए भी अभी समय इतना अच्छा नहीं है, मैं खुद भी अपना स्टेबल कर रही हूँ, अपने आप को बना रही हूँ, फिर इसकी भी परेशानियाँ कैसे ही होगा। और जब से मैंने मैम से जुड़ा, मैं सर से जुड़ी, मुझे यकीन हो गया कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। इसका जो लैंग्वेज है प्रॉपर नहीं था, अभी आप सुनेंगे ये बहुत अच्छे से बोलता है और सॉन्ग भी बहुत अच्छे से गा लेता है, गाना भी बहुत अच्छा गाता है ये बच्चा। बहुत अच्छे से गाता 2 है। लाइन सुनवा दो। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पाला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तू ही बता मेरे तेरे सिवा क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ऑपरेशन से हुआ था और हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन लगा और 2 दिन रुक नहीं रहा है बच्चा। 2 दिन बाद इसको वैक्सीनेशन लगा, बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया। क्योंकि स्कूल में अभी तक इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया, टीचर इसको किसी चीज में लेते ही नहीं है, बोलते ये नहीं कर पाएगा। पर मैं ये वीडियो सर से मांगूंगी पर्सनली और मैं मैम को दिखाऊंगी कि मेरा बेटा जब इतने बड़े मंच पे गा सकता है तो स्कूल के मंच पे भी गा सकता है। तो मैं बता रही थी इसको BCG का वैक्सीनेशन मिला, उसके बाद बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, बच्चा पूरा नीला हो गया और उसको बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। और वहां पर उन्होंने बोला कि ग्लूकोज का लेवल लो हो गया है, ऑक्सीजन कम हो गई है, और वहीं से इनका दवाइयों से सिलसिला शुरू हो गया। और ये आप जबलपुर से यहाँ तक आए और सिर्फ मकसद ये आपको एक मैसेज देने हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब बर्थ हुआ बच्चे का तो उस वक्त तो नॉर्मल ही था, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा अगर दूध पीते और सोते हैं तो उसी तरह सेम था। लेकिन एक बात अब मैं नोटिस कर रही हूँ, पहले तो उतना आइडिया नहीं था क्योंकि मैं ज़्यादा ये सारी चीज़ें वीडियोस डॉक्टर्स की और ये सारी चीज़ें मैं देखती ही नहीं थी। तो अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब जब भी इसको वैक्सीन लगते थे उसके बाद जो फीवर आता था, और फीवर को हटाने के लिए जो भी मार्केट में दवाइयाँ मिलती है वो सारी देती थी,
तो एवरी वैक्सीनेशन के बाद मेरा बच्चा हाइपर एक्टिविटी उसकी बढ़ती ही चली गई, ये धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई, क्योंकि बर्थ के टाइम ऐसा नहीं था ये। और 6 मंथ होते होते इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी इसकी हो गई कि मैं तो परेशान हो गई। एवरी सेकेंड मैं सफ़र कर रही थी बच्चे के साथ, क्योंकि एक हाइपर एक्टिव बच्चा कब क्या कर देगा ये हम बोल नहीं सकते कुछ। और अभी आप भी देख रहे हैं कि जितनी देर से ये स्टेज पे खड़ा है और शांति से खड़ा है, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था ये कि इतनी देर एक हाइपर एक्टिव बच्चा और शांति से खड़ा रहे। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी जीत हुई। और ये बोलना चाहती हूँ कि जब से मैंने 14 अगस्त से मैंने नीम इसका स्टार्ट किया, तो 2 से 3 दिन के अंदर में ही जो बच्चा 10 बार बुलाने पर भी नहीं आता था मेरे पास, लास्ट में मुझे अपना काम छोड़ के बच्चे के पास जाना पड़ता था, वो एक बार में मेरी बातें सुने। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ईयर का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, लेकिन एक कमांडिंग फॉलोइंग की इसकी नेचर नहीं थी पहले, और वो इतनी अच्छी हो गई कि अब एक बार बोलती हूँ, चाहे वो घर के किसी भी कॉर्नर में है, अगर इसको मेरे पास आने का मन नहीं है तो बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा, चाहे बाद में आऊँगा, लेकिन एटलीस्ट रिप्लाई करता है। और पहले वो कुछ भी नहीं था, और सबसे ज़्यादा परेशान मैं थी कि घर के बाहर जा रहा है, कोई भी खतरे की चीज़ है, जैसे कि हमारे जो गली में कुत्ते घूमते हैं या फिर बड़े बड़े सांड, बार बार उनको छेड़ता था, मना करने पर भी कि काट लेंगे, चाहे हम करेंगे, तुम्हें नहीं मानता था। लेकिन अब ऐसी बातें नहीं, अब इसे पता है कि क्या खतरा है, क्या छूना है नहीं छूना है। बिजली के तार होते थे, उसे बार बार हाथ लगाता, इतनी मैं कॉन्शियस रहती थी इसके लिए कि एक सेकेंड भी मैं नहीं सोती थी और छोड़ती नहीं थी। दिन में अगर ये जगह है तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो इस मुझे बहुत राहत मिली है इस नीम थेरेपी और जो भी प्रोटोकॉल से, तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और ये मेरी बहुत अच्छी मेरा नसीब है, लक है कि मैं सर के कॉन्टेक्ट में आई और मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। घर में भी सभी बहुत खुश हैं। और ये एक मेंटली होती है सभी की कि नीम ऐसी क्या हो जाए कि मानने को कोई तैयारी नहीं होती, जो हमारी पुरानी जो थी नहीं मानना चाहते आजकल। लेकिन हाँ, जब मैंने किया और इसका जो प्रभाव दिखा, अब सब बहुत अच्छा है, घर में भी सब बहुत अच्छा है। हेलो, मैं दीपक गुप्ता मैनपुरी। मेरी बेटी इस समय 11 ईयर की हो चुकी है और जब ये छोटी थी तब उस समय इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं लगी, बिल्कुल फिट फाइन थी। 2 साल के बाद जब इसकी वैक्सीन लगी, उसके बाद इसमें धीमे धीमे कुछ चेंजेस आने लगे। हम लोगों को नहीं समझ में आया कि क्या है। बच्चा हमारा नॉर्मल बच्चों की तरह सब कुछ है, लेकिन उसमें ब्रेन में कुछ अंतर नहीं आ रहा है। बच्चा हमारा ना कुछ समझ रहा है, ना कुछ बोल रहा है, सब कुछ डिले होता गया। चलना, बोलना, खेलना, सब कुछ डिले होता चला गया। हमने इसे इंडिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। इंडिया की नंबर 1 पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बताया गया दिल्ली में, डॉक्टर बीना कालरा है। उनको भी मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट दिया, सारी जांच कराई, लेकिन कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हमने फिर उसको मतलब कि एलोपैथी का ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, सब कुछ कर रखा। हमारे यहाँ आगरा में डॉक्टर पारेख हैं, वहाँ से भी हमने सब कुछ दवाई दिखाई, कोई आराम नहीं मिला। लेकिन अब पिछले 2 महीने से मैं सर के कांटेक्ट में आया हूँ और अब मेरी बेटी 2 महीने में जादू हुआ है, मैं बता नहीं सकता हूँ। अब ये स्कूल में जाती है तो स्कूल में इतनी कंप्लेंट थी, ना ये बैठती थी, ना ये किसी की बात सुनती थी। अब ये एक जगह बैठती है, सबसे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में आती है। आपसे कोई मंत्र सुनाओगी आप? मैं एक बात बता दूं, इनको HHH जेनेटिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला है। ये एक बहुत बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसमें भी इनको 2 महीने के अंदर अंदर पूरी राहत मिल गई है। हाँ, इसका HHH सिंड्रोम जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो लाइफ टाइम आपका ठीक ही नहीं होगा। और अब इस समय स्थिति ये है कि मुझे ये लगता है अगर सर से मेरी मुलाकात 4-5 साल पहले और हो गई होती, आज मेरा बच्चा 100% होके हो गया होता। अगर सर अब 2 महीने में आपने जो जादू किया है सर, इसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। सब कुछ समझती है, सब कुछ बोलती है और हम बता नहीं सकते आपको। थैंक यू, मतलब कुछ कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास सर।
तो आपने आशी का उदाहरण देखा, आशी आपके सामने है। बचपन की जो आशी की वीडियो वो देखी, और आशी के अगर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। आशी का ये जो फॉलो किया, आशी आपने 93% फॉलो किया, जिसमें प्रोबायोटिक ड्रिंक और नारियल शायद आपका फेवरेट है, ये 100% फॉलो किया। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आशी के सारे रिपोर्ट्स अगर आपको देखने, जैसे मैंने बताया, district.com/30/25 रिपोर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। और पहले फिक्स नहीं पढ़ते थे आशी को, आप पढ़ते हैं फिक्स? अब नहीं पढ़ना। पहले फिक्स पढ़ते थे। याद रखिए, ऑटिज्म के बच्चों को, ADHD के बच्चों को बहुत फ्रीक्वेंटली फिक्स पढ़ते हैं, वो भी एक वन ऑफ द एक सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अब आशी को, जैसा पेरेंट्स ने बताया, फिक्स इनके खत्म हो गए और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। ये सारी दवाइयाँ बंद हो गई। हाँ, सब दवाई बंद हो गई। सारी जो बिहेवियर थेरेपी थी, दवाइयाँ थी, सप्लीमेंट थी, वो बंद हो गई। और आशी अभी सिर्फ कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है। कैन प्रोटोकॉल क्या है वो आपने अभी देखा, राइट? तो और आज आशी आप सबके बीच में है। और ये वीडियो भी आपने देखा, ये मैनपुरी यूपी से आशी है। तो आशी के लिए एक छोटा सा मेमोरी, ये आपने यहाँ तक आने के आए। मेरी बड़ी बेटी है, क्लास 6 में पढ़ती है, साइकिल से स्कूल जाते हैं। लेकिन ये स्कूल जाते जाते एक दिन स्कूल में पहले दिन उल्टी की और सर में दर्द हुआ। फिर उस दिन स्कूल से उसको गैस का टैबलेट वगैरह दिया, फिर वैसे ही आया घर। दूसरे दिन सेम टाइम पे वैसा उल्टी और बीमारी, जैसे सर दर्द हुआ। उस दिन भी हम लोग दोनों जाके लाए स्कूल से। फिर कह रहे, बाबा मेरा सर दर्द कम नहीं हो रहा है, कैसे लग रहा है। फिर और उसका लेफ्ट हैंड, हाथ पैर दोनों पैरालिसिस जैसे हो गई थी, ऐसे ऐसे चलने से ऐसे ऐसे, दौड़ने से। खेल कूद के बच्चे, मैंने सोचा कहीं पर खेल कूद के गिर गया होगा या पलंग से गिर गया होगा, इसलिए ऐसे हुआ। डांटने की वजह से मुझे नहीं कह रहा। फिर डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर ने कहा एक्सरे करके, हाथ का एक्सरे किया, एक्सरे करके बोला जैसे हड्डी थोड़ा फट गया है, प्लास्टर करना पड़ेगा। फिर प्लास्टर किया, प्लास्टर करके 1 महीने के बाद वो खोल के भी वो नहीं, वैसे वो ऐसे ही आँख भी, मुँह भी ऐसे एक साइड पे, और आँख से जो कोई किसी को देखता डबल विजन देख रहा था ना। पापा मैं तुम्हें भी 2 देख रहे हो, है ना? कैसे 2 देख रहे हो? मैं तो 1 ही 2, तुम कैसे देख रहे हो? फिर स्कूल के सर वो लोग भी जानते हैं, डॉक्टर के पास कहाँ पे ले जाए। फिर हमने बांग्ला में बोलिए। हेडेक हो गया, उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, एक्सट्रीम वीकनेस था, डबल आई विजन था, इलाज चल रहा था एम्स से और बीमार पड़ती जा रही थी। तो ऐसे में शुभंकर, हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक के डाइटिशियन से फाइनली मुलाकात हुई। और उसके बाद 2-4 शब्द कुछ बोलना चाहेंगे? आपका क्लिनिक कहाँ पे है? श्रीरामपुर में, हुगली की श्रीरामपुर में है मेरा क्लिनिक। Yes. और जब ये बच्ची मेरे पास आई थी, तो तब मेरे क्लिनिक में आने के बाद ये बच्ची आधे घंटे तक भी मेरे क्लिनिक में बैठ नहीं पाई। इसका सर में दर्द हो रहा था, स्पाइन में दर्द था, और इसका जो लेफ्ट साइड था, पूरा लेफ्ट साइड पूरी तरह की पैरालिसिस थी। ये ठीक से चल भी नहीं सकता था, और हाथ को उठाना तो दूर की बात है। और फिर इसका डबल विजन था, दोनों आई में भी डबल विजन था। तो ये बच्ची आधे घंटे तक बैठे, वो कि चली गई अपनी गाड़ी पे, जाके सो गई।
ट्रीटमेंट होने के बाद, और ट्रीटमेंट होना वही था, नीम थेरेपी, जीरो वोल्ट थेरेपी, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स एंड फ्रूट्स सलाड्स जो होता है पीआईपी डाइट में, रॉ फ्रूट्स डाइट। तो रॉ डीप डाइट पे जाने के बाद और सिर्फ 15 दिनों में इसका जो सर का दर्द था, स्पाइन का दर्द था, एवरीथिंग सॉल्व। और सबसे बड़ी बात, थैंक यू, और सबसे बड़ी बात जो सर ने बताता है कि कोई भी पेन हो, कैंसर का पेन हो या फिर बॉडी का कोई भी पेन हो, जब हम लोग कॉन्ट्रास्ट हॉट वाटर इमर्शन कराते हैं अपने दोनों पैर का, तो हमारा जो भी पेन होता है वो तुरंत गायब हो जाता है। इसके साथ भी वही हुआ है। ये जो हुआ है ये उसका माँ है, तो माँ ये अच्छी तरह बता सकता है कि उसका जब पेन होता था तो वो कैसे दर्द में आते थे, और वो कॉन्ट्रास्ट हॉट वाटर इमर्शन करने के तुरंत बाद ही वो सारे के सारे दर्द गायब हो जाते हैं। নমস্কার, আমি সবাইকে ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি অনিন্দিতার মা। অনিন্দিতার যখন মাথা ব্যথা হচ্ছিল তখন আমি ডাক্তারকে ফোন করি। তো উনি আমাকে বললেন মাথা ব্যথা হচ্ছে আর বমি হচ্ছে, তাহলে তুমি গরম জল ছ্যাঁক দাও পায়ে। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে গরম জল ছ্যাঁক দিই, কিছু গরম ঠান্ডা জল। তো কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি ও ভালো হয়ে যাচ্ছে মাথা ব্যথাটা, আর বমিটাও কমে গেছে। আর সেদিন আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম, হয়তো ডক্টর শুভঙ্কর বাবু যদি আমাদের পাশে না থাকতেন আর মেয়ের স্কুলের স্যাররা যদি না থাকতেন, হয়তো আমরা এই জায়গায় আসতেও পারতাম না, আর মেয়েও হয়তো ভালো হতো না। কিন্তু ওকে 15 দিনের মধ্যে দেখছি ও অনেকটা ভালো হয়ে গেছে, এখন অনেকটা ভালো আছে। আপনাদের এই টিমকে অনেকটা ধন্যবাদ। মেয়ে যেন ভালো হয়ে যায়, আমি এইটুকুই চাই। थैंक यू, धन्यवाद। अनिंदा के लिए एक छोटा सा ऑनर दिया है। अरे कुसुम सुभाना आप है ना, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, राइट? और आप देख रहे हैं यहाँ पे कुसुम जी का पहले जो लम्ब था वो, और अब ऑलमोस्ट ये खत्म आफ्टर का ये, राइट? अब ये जर्नी कैसे किया, वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, राइट? तो ये हम समझेंगे। तो उसके लिए हमारे जो क्लिनिशियन है, नेक्स्ट प्लीज, ये दीपक कुमार है हमारे साथ, बागपत से हैं। ये आपका क्लिनिक का वीडियो आप देख रहे हैं, कितना मामूली सा, बिल्कुल सिंपल सा, राइट? तो ठीक करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल या महंगी फीस या सर्जरी रूम उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक करने के लिए तो कुछ बेसिक बातों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा आप बताइए, माइक प्लीज। जब आपने क्या किया और कैसे ठीक किया, क्या प्रोटोकॉल था, थोड़ा सा बताइए। माइक तो ऑन कर दो यार। जब ये मेरे पास आई तो ये काफी परेशान थी, क्योंकि इनके बगल में ट्यूमर तो था ही, और इसे लेके काफी डॉक्टरों और काफी हॉस्पिटल के इन्होंने चक्कर लगाए। 3 महीने तक डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी इनका ट्यूमर कम होने तो दूर बढ़ता ही गया, और जब ये बढ़ता गया तो सभी डॉक्टरों ने बताया कि इसका अब एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है। ये घबरा गई, इन्हें मेरे बारे में पता चला और ये मेरे पास आई। मैंने इन्हें समझाया कि आपकी बीमारी का इलाज आसानी से घर पे ही हो सकता है। इन्होंने मेरी बातों पर विश्वास किया और सर के सारे प्रोटोकॉल को निरंतर फॉलो किया, जिसमें इन्हें रॉ डीआईपी डाइट, जीरो वोल्ट थेरेपी और नीम थेरेपी। नीम थेरेपी सबसे महत्वपूर्ण रही इनके लिए, क्योंकि उनका
इस्तेमाल हमें पेस्ट बना के बगल में लगाने के लिए भी किया और नीम ऑयल को भी अप्लाई किया दिन में और खाने के लिए भी दिया। तो इससे चमत्कार यह हुआ कि आज ये आपके सामने है। तो इनका हाथ ब्लॉक हो गया था, बिल्कुल सीधा नहीं होता था, ब्रेस्ट में खिंचाव आने लगा था और वो सब इनका ठीक होने लगा। मात्र 19 दिन में इनको 80% रिजल्ट आ गया। ट्यूमर के साथ साथ इसमें घुटनों में इनके कटकट की आवाज आती थी, घुटनों में दर्द रहता था और पेट की समस्या, पेट में बहुत ज्यादा समस्या हो गई क्योंकि 3 महीने तक इन्होंने लगातार एलोपैथी की मेडिसिन खाई, जिसके कारण इनका पेट और इनका लीवर में भी भूख लगनी कम हो गई थी इन्हें। तो इन्होंने मात्र 19 दिन में 90% प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद इन्होंने इस प्रोटोकॉल को निरंतर आज फॉलो कर रही है और आज स्थिति ये है कि आज इनके सारे दर्द और सारी गांठें, घुटनों की समस्या सब कुछ ठीक हो गई है। इस दौरान इन्होंने एक मिनट, इनको बोलने देते हैं ठीक हुई कि नहीं। ये तो बोलेगी ठीक हो गई है, आपको एक ठीक है ना। आप थोड़ा बताइए। ये तो बोल नहीं सकती लेकिन मेरी बच्ची बताएगी। अच्छा आप बताएंगे, इनकी बेटी है। मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सादिया। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी, मेरी मम्मी की बगल में गांठ हो गई थी जिसका हमने काफी दिनों तक इलाज कराया डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन बोल दिया था, जिससे मम्मा को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी। फिर मेरे पापा मेरे भैया से मिले तो भैया ने पापा को बताया कि मम्मी की गांठ बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकती है। फिर जब हम इन डॉक्टर से मिले तो सर ने हमें डॉक्टर बीआरसी के द्वारा मतलब कुछ देसी नुस्खे करने के लिए बोला, जिससे हमने वो किए, जिसमें नीम का ऑयल था और नीम का पेस्ट बना के वो मम्मी की बगल पे लगाया और फ्रूट्स एंड वेज एंड सैलेड खाई, तो जिससे मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। मम्मी के जोड़ों में भी दर्द होने लगा था बहुत ज्यादा और सर मम्मी को वॉमिटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और हेड प्रॉब्लम और जोड़ों का भी दर्द बहुत ज्यादा था। सर अब मम्मी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मतलब मैं आपका बहुत ज्यादा दिल अदा करती हूँ सर, आपके द्वारा और इन सर के द्वारा मेरी मम्मी ठीक हो गई। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आपने कुसुम की कहानी सुनी कि गांठ अगर बगल में है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, या यही गांठ अगर नेक्स्ट स्लाइड से बगल था, इनके केस में ब्रेस्ट में सेम गांठ है, लेकिन अब आपने देखा आनंदिता का वो ब्रेन में था, फिर हम बगल तक पहुंचे, अब ब्रेस्ट में वही गांठ आया, तो क्या इलाज अलग हो जाएगा? लेट्स सी। तो यहाँ पे पहले इलाज चला, बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप देख ही रहे हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली ये आई डाइटिशियन सुशील ललवानी के साथ के पास। ये सुशील जी हमारे डाइटिशियन यहीं पे हैं, डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के। इनका क्लिनिक आप देख ही रहे हैं, और आगे माइक में इनको देता हूँ। थोड़ा सा पहले आप बताइए, फिर फॉलोड बाय आप बताएंगे। मेरा नाम सुशीला पटेल है, मैं नासिक से आई हूँ। मेरे ब्लड कैंसर है, बगल में भी गांठ है। अभी मेरे को एक बीआरसी सर को मीडिया देखा हमने, इसके बाद हमने सुनील सर का वीडियो देख के हमने उसका ट्रीटमेंट चालू किया हमने। तो अभी मैंने 3 महीने के बाद मैंने रिपोर्ट किया, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। 15 साल से मेरी बीपी की दवाई चल रही थी, 3 दिन में मेरी बीपी भी हो गई अच्छी। अभी कोई दवाई चालू नहीं है मेरी। आप कुछ बताना चाहें? मेरा नाम सुशील है, मेरा बीआरसी क्लिनिक एट रूम क्लिनिक नासिक में है, महाराष्ट्र में। और जैसे कि सर हरदम बोलते हैं कि इलाज हो तो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ये आपके सामने है, इनको पूरे इलाज में 19,000 का खर्चा है, जो कि एक पेट स्कैन के बराबर है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर बीआरसी का, डॉक्टर की टीम का, और हमारी जो कोऑर्डिनेटर है प्रीति जंगम, उनका थैंक यू सर।
आप यहाँ तक आए और एक इंस्पिरेशन बने, आपको सम्मान करना चाहेंगे। कुसुम आपके लिए। सुशीला जी। थैंक यू। तो हम कहाँ तक पहुंचे? ब्रेन वो आप देख रहे हैं इस फुटबॉल में ये नहीं करना है। ऑटिज्म के बच्चों के लिए हम यही बनाते हैं कि स्टिमुलेंट्स किसी भी तरह का नहीं लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना है, किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन एंड ग्लूटेन नहीं लेना है, या फिर किसी भी तरह की कोई दवाई। याद रखिए, पैरासीटामोल लेते हैं फीवर में या बॉडी एक में, तो उससे जो आपके सिम्टम हैं वो और बढ़ने लगते हैं। ऑटिस्टिक सिम्टम है तो वो बढ़ेगा, कैंसर है तो वो बढ़ेगा, अस्थमा है तो वो बढ़ेगा, हर तरह के सिम्टम बढ़ने लगते हैं, एक्चुअली दिक्कत आने लगती है। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कम कर दो। एटलीस्ट रात को सोते वक्त अपने कमरे में आपका जो वाईफाई वो ऑफ कर सकते हो, उस कमरे में आप मोबाइल मत रखिए, किसी और कमरे में रख दीजिए चार्ज करने, दूर रखो इससे। जब ये करने लगते हैं यानी कि ये इसको हटाना है और अपने से इसको जोड़ना है, यही सोल्यूशन है। PIP डाइट। 0 वोल्ट का मतलब क्या है? जब आपके पैर धरती से जुड़ जाते हैं उस वक्त आपका वोल्टेज कोई टेस्ट करेगा तो 0 है, और ऐसा 1 घंटा करना है रोज। नीम का मैंने डोज बता ही दिया। हर 10 kg वेट में 1 ग्राम। किसी का 50 kg वेट है तो कितना ग्राम होगा? 1 चम्मच 5 ग्राम, इतना रोज लेना है। प्रोबायोटिक ड्रिंक, वो इस किताब में रेसिपी है ही, खूब सारी रेसिपी है, वो देख लीजिए। और कोकोनट फैट। तो ये करना है, उसे अवॉइड करना है। यू कैन डू इट, तो आपके सामने जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। तो खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के हमारे चीफ गेस्ट दुष्यंत जी प्लीज आए और 2 शब्द बोल के थोड़ा सा अपना राय रखें। धरती माता से उपलब्ध होने वाली चीजें थी, ये भारत माता की जय भी उतनी ताकत से बोली। भारत माता के वंदे वंदे भारत माता के। आज इस ऑटिज्म पर विशेषकर जो वर्कशॉप तो राय चौधरी जी अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, मेरे मित्र आचार्य मनीष जी भी हमारे मध्य में है। मेरी कुछ भ्रांतियां थी जो आज यहाँ बैठकर दूर हुई। सबसे बड़ा तो था कि भाई जल्दी इलाज कराना है तो एलोपैथी में जाना है, वहाँ जल्दी इलाज हो जाता है। आपका इलाज बहुत लंबा है, इंतजार नहीं होता इतना लंबा। लेकिन आज मैं ये ज्ञान तो लेकर जा रहा हूँ कि एलोपैथी से कहीं ज़्यादा जल्दी और अच्छा इलाज कुछ है तो आपका इलाज। आपका इलाज वहां शुरू होता है जब डॉक्टर कह देता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैंने अभी एक पेशेंट से मिलने गया घर पर, कि मृत्यु हो गई थी तो परिवार से मिलके आया। परिवार ने कहा कि जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और ये कहा था कि आप ये इंजेक्शन भी क्यों लगवा रहे हो, 40,000 का इंजेक्शन है, क्यों खराब कर रहे हो। मैं सोच रहा था जिसके परिवार से जाता है, जिसके घर से जाता है, जिसका मित्र होता है, जिसका बेटा होता है, पिता होता है, उसके दिल पे कब क्या बीतती है जब डॉक्टर ये कह दे कि इसका अंतिम समय। लेकिन मुझे लगता है कि आपका इलाज उसके बाद शुरू होता है जब कोई कह देता है कि अंतिम समय। इस प्रकार से आप जो डॉक्टर नहीं करता, डॉक्टर समझाता नहीं है, बताता नहीं है कि ये बीमारी कैसे आई है और इसका कैसे समय से इलाज हो सकता है और आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा जिस प्रकार से राय चौधरी जी एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे लगता है एक विश्वास पेशेंट के अंदर पैदा करना, उसमें अपनत्व तो जोड़ना,
और उसको ये विश्वास कराना कि बीमारी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, इसका इलाज हो सकता। मैं मान के चलता हूं भगवान जीवन देता है, लेकिन जीवन का अंतिम क्षण जो होता है हमारी ये इलाज पद्धति है, कहीं ना कहीं उसको पूरा कर। पृथ्वी से पैदा हुए, मट्टी से पैदा हो, मट्टी में जाना है, तो इलाज भी मट्टी से पैदा हुई चीजों के द्वारा ही हो सकता है। जो आपने विश्वास पैदा किया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं मान के चलता हूँ जो कुछ नहीं कर सकते इसके बीच में कोई मदद नहीं कर सकते, कम से कम इस पद्धति का प्रचार प्रसार दोस्तों में, मित्रों में, शाम को चाय पे बैठते हुए कहीं भी आप करेंगे तो उन लोगों को बहुत लाभ होगा जो अपने जिनकी जीने की इच्छा शक्ति मर चुकी है। तो हम इसी प्रकार से प्रचारक के रूप में और ऐसी भावनाओं को कि हमें जीवन में किसी के लिए कुछ करना चाहिए, जब कुछ नहीं कर सकते तो इसके बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो राय चौधरी जी, भाई आचार्य मनीष जी कर रहे हैं। मैं इनके मनीष जी के मेरठ वाले हॉस्पिटल में 3-4 दिन रह के आया, देख के आया, पेशेंटों से भी मिला। आप किसी पेशेंट से मिलो, आप क्या उसका दिल और दिमाग होता है, पैसे की इच्छा मर जाती है, पैसा लुटाने के लिए तैयार रहता है, जीवन चाहता है, और वहां पर आप हजारों लोगों को बिना पैसा खर्च के आप जीवन दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कार्य देव तुल्य कार्य है, भगवान तुल्य कार्य है। मैं आज के दिन आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। आप इसी प्रकार से ये कार्य को आगे गति देते रहें, और जो मेरी लाख सेवा होगी मुझे बताएंगे तो मैं भी उसको करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते मैम, आप सभी को भी नमस्ते। हम लोग आसाम से पाठशाला से हैं। तो मेरा बेटे को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ अभी 3 महीने पहले। वो क्या हुआ कि मेरा बेटा बहुत भाग दौड़ करता रहता था। तब मेरे बेटे को डॉक्टर हिमांशु सर ने देख लिया। फिर इसके बाद मेरे पति के फ्रेंड को बोल के सर से हम लोग मिले। फिर मिलने के बाद सर ने हमें डॉक्टर BRC सर के बारे में बताया। फिर इसके बाद हमने सर का जो वीडियो है YouTube में सर्च करके देखा। फिर देखने के बाद हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया। फिर इसके बाद हम प्रोटोकॉल में आए और कैन प्रोटोकॉल का सारा प्रोटोकॉल मतलब हमने फॉलो किया। अभी किस तरह का इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं? जी, हम अभी क्या पहले था और अभी का थोड़ा सा? जी, पहले मेरा बच्चा भाग दौड़ बहुत करता था, लेकिन हमें पता नहीं था कि उसको ऑटिज्म है या स्पीच डिले का ये प्रॉब्लम होता है। तो हमें लगा कि बच्चा देर से भी बोलेगा, लेकिन ये सर हिमांशु सर ने जब बोला ये बच्चा जितना देर होगा उतना ज्यादा होता जाएगा। फिर इसीलिए हमने सर के जो प्रोटोकॉल फॉलो करके सर लोगों ने 10 डेज का चैलेंज दिया था कि 10 डेज ये चैलेंज मैंने सर का एक्सेप्ट किया। फिर एक्सेप्ट करने के बाद देखा कि 4 दिन में ही रिजल्ट देखना शुरू हो गया। बच्चे में हाइपर एक्टिविटी कम हो गया और वो थोड़ा शांत बैठने लगा। फिर अभी तो वो ठीक ही है और जो हम लोग कमांड देते हैं वो फॉलो करते हैं और हम जो उसको सिखाते हैं वो अभी बोलने लगा है और क्वेश्चन करने लगा है, ये क्या है, ये क्या है। फिर इसको याद करके हमें बताते हैं ये कार है, ये काव है, ऐसा आप बताने लगा है। ये साल की प्रोटोकॉल 3 महीने के रिजल्ट है हमारे पास। और जब बच्चा बोलता है ना, इतना खुशी मिलता है कि एक सब मानो हजारों करोड़ों का है ऐसा लगता है। बहुत अच्छा फील होता है। सर और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए हम लोग आसाम का बिहुआन लाए हैं और मैम के लिए
सकते हैं ये। मुस्तफा के बारे में। नमस्ते सब लोगों को। मैं मुस्तफा की मम्मा। मुस्तफा जब पैदा हुआ था ना तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन कोरोना काल में मुस्तफा पैदा हो गया है तो उधर हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तब बहुत दिक्कत आती थी। उसके कारण मेरा बीपी बढ़ गया था तो अचानक से सीजर करना पड़ा, लेकिन फिर भी मुस्तफा ठीक था 2 दिन। जब तीसरे दिन उसको बीसीजी का वैक्सीन लगाया तब वो बहुत रोया, रात भर रोता रहा। फिर अगले दिन उसको हॉस्पिटल में लेके एडमिट किया, 2-4 दिन उधर रखा उसको और फिर 5वें दिन घर पे छोड़ दिया। तो मुझे ये बात बताना है, अगर मुस्तफा अली में कुछ प्रॉब्लम होती जब उसका बर्थ हुआ था तो वो डॉक्टर भी वहीं पे थे। सीजर के टाइम पे जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उन्होंने उसे अच्छे से देखा था। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो वो मेरे पेट से निकालते ही उसे अलग हॉस्पिटल में एडमिट कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। 2 दिन ठीक ठाक चल रहा था, तीसरे दिन जब वैक्सीन लगा तब जाके मुस्तफा की हालत बहुत खराब हो गई और उसी में हमने उसका ईईजी भी करवाया था, स्कैन भी करवाया था, तो कुछ नहीं बोला था। लेकिन 1.5 साल के जब मुस्तफा अली को फिट्स आया, हमको ये भी बताया नहीं गया था कि उसको फिट्स का दौरा पड़ा है। सिर्फ हमको बोला गया था कि बच्चे की शुगर कम होने के कारण उसको एपिलेप्सी का झटका आया था बोल के। फिर जब 1.5 साल में उसको दोबारा उसको फिट्स पड़ा तब हम दूसरे हॉस्पिटल ले गए, तब जाके हमें पता चला कि मुस्तफा को फिट्स आते हैं और फिर वहां से उसकी वो फिट्स वाली जर्नी शुरू हो गई। आप सोच भी नहीं सकते कि मुस्तफा की हालत इतनी खराब होती थी कि हम रोते रहते थे। आधा घंटा 1 घंटा उसका फिट्स चला रहता था, मुंह से पूरा झाग निकलता था उसका। ऐसा लग रहा था कि चलो ये इसमें बच्चे की जान चली नहीं जाएगी। तो इतना बहुत परेशान रहते थे, हमें उसे हॉस्पिटलाइज करने के सिवा हमारे पास दूसरा उसका रास्ता नहीं था। तो 3-3 दिन तक हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे। वहां पर जाने के बाद फिर 1-2 घंटे में मतलब उसको जो बेहोशी के लिए इंजेक्शन वगैरह देते थे तो वो 7-8 घंटे तक बेहोश रहता था, तो उसे पता भी नहीं चलता था ये क्या होता है उसके साथ। और जब उसमें से बाहर आता था तो इतना हाइपर हो जाता था ना, वो 1 सेकंड के लिए भी वो बेड पर रुकता नहीं था। फिर भी हमें आईसीयू में 3 दिन रुकना पड़ता क्योंकि डॉक्टर बोलते थे कि 72 आवर्स में बाद में बच्चों को ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करें। तो ऐसे दिन हमने निकाले हैं। और जब 4.5 साल के बाद भी मुस्तफा को दौरा पड़ा और पिछले नवंबर से मतलब उसको तब हमें पता नहीं था कि बच्चों के लिए न्यूरोसर्जन भी रहते हैं, तो हमने बड़े बड़े न्यूरोसर्जन को भी दिखाया है। हर न्यूरोसर्जन के पास जाने के बाद वही होता था जो सर हमें बोलते हैं। बीआरसी सर का हर वीडियो हम सुनते हैं, जो सर बोलते हैं वो सही है। पहले 7-8 दिन में हमें ऐसा लगता है कि बच्चे में हमारे सुधार आ रहा है, लेकिन जब 15 दिन 1 महीना खत्म हो जाता है तो बच्चे की हालत और खराब हो जाती है। और फिर से जब हम उस डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो फिर से वही डॉक्टर बोलता है कि हम दवाई चेंज करके देखेंगे या बदल के देखेंगे, तो इससे कुछ होता है क्या। ये ऐसा हमारे साथ चला रहा है। हमने एक हमारे जिले में का अस्पताल नहीं छोड़ा है कि जहाँ पे मुस्तफा अली की ट्रीटमेंट नहीं हुई। और लास्ट में जाके हम एक बड़े न्यूरोसर्जन के पास गए थे, सॉरी न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे जो बच्चों के फिट्स के लिए मतलब माहिर है उसमें। तो उन्हीं के यहाँ पे एक ही चलता रहता था कि थेरेपीज कराओ। अगर आप थेरेपीज करोगे तो आपको उन डॉक्टर से मिलना मतलब मिलने को दिया जाए। आप थेरेपीज नहीं करोगे तो आपकी अपॉइंटमेंट भी नहीं होगी, इसलिए हमें वो थेरेपीज करवानी पड़ती थी। और उस थेरेपीज में कुछ भी नहीं होता था जो हम लोग घर पे अपने बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कि बॉल पास करो,
या बैट बॉल से खेलो, यही मतलब उस थेरेपी में सब कुछ होता था। अभी आप देख रहे हैं मुस्तफा अभी 5 साल का हुआ है, अभी उसकी फिट्स की एक भी दवाई चालू नहीं। सर से पहले जूम मीटिंग में हमारी बात हुई थी तो हम बहुत मतलब टेंशन में थे। मैम ने भी देखा है, सच में मैम तो हमारी ग्रैंड मदर है, वो हमेशा रहेगी हमारे लिए। उन्होंने डांटा भी है तो हमारे बच्चों के लिए डांटा है। अगर हम गलती करते हैं तो हमारे बच्चे को भुगतना पड़ता है। मैम का डांटना सही था इसे। और सर के बारे में तो क्या बताएं, सर तो भगवान से भी कम नहीं है हमारे लिए। तो ये जैसे कि फरिश्ते बनकर आए, हम लोगों ने कभी भी सोचा नहीं था कि हमारा ये बच्चा इस तरह से हमारे साथ खेलेगा, हमारे साथ बैठेगा, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया था कि इसके ब्रेन का हिस्सा डैमेज हुआ है। इसे जब भी फिट पड़ता था ना तो शुरू से इसको पहले से इसका मतलब जो प्रोग्रेस हुआ है वो रुक जाता था, बाद में इसको करना पड़ता था। लेकिन सर से जब बात हुई, मैंने सर को भी यही सवाल पूछा था कि सर ऐसा कुछ हो सकता है कि बच्चे का ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज है, अगर ऐसा है तो बच्चा जिंदा भी नहीं रहे। लेकिन सर का वीडियो भी देखा था उस टाइम पे हमने कि जो इंसान मतलब हमारा जो गट माइक्रोब है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। तो हमने सोचा कि सर बोलते हैं वो सही है, जब हमारा सेकंड ब्रेन ठीक हो जाएगा तो फर्स्ट ब्रेन भी अपने आप काम करेगा। और मैंने सर से जुड़ने के लिए मुझे तब पता नहीं चल रहा था, शायद मैंने वंशिता मैम से बात की थी फोन पे या और सर का 23 जुलाई का प्रोग्राम भी पूरा देखा था मैंने। लेकिन ये ADHD और ऑटिज्म ऐसा तो मुस्तफा को किसी डॉक्टर ने डायग्नोस नहीं करा था। लेकिन सर और मैम के जो वीडियो थे वो वीडियो देखने के बाद पता चला कि इसमें जो लक्षण है वो दोनों के भी है। तो मुझे तो लगता नहीं था कि इस प्रोग्राम में मुझे एंटर कराया जाएगा, इसलिए मैं कंटिन्यू वंशिता मैम से या फिर जो हेल्पलाइन है हमारी BRC डॉक्टर की, वहाँ पे कॉल करती थी, मेरे बच्चे का प्रॉब्लम बताती थी। तो उन लोगों ने फिर वो जो सर ने 23 जुलाई को ऐलान किया था ऑटिज्म एंड ADHD फ्री इंडिया का जो वो प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, तो तभी से फिर जाके कॉल करके उसमें एंटर हो गया। और ये मेरा भाई है बड़ा, ये मेरा बड़ा भाई है, ये सर को 2018 से फॉलो करता है। जब एलोपैथी में सब पूरी तरह से मतलब हम हार चुके थे, उसको 7-7, 8-8 दवाई देते थे हम लोग। और मैं खुद 6 साल मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मुझे सब पता है ये डिसीजन क्या है, इस पे दवाई क्या चलती है। तभी भी मैं मतलब एफर्टलेस हो गई थी। तब जाके मैं फिर वो यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करती थी कि फिट्स के बारे में कुछ पता चले या कुछ हो। जब ये बात मेरे भाई को पता चली तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर BRC सर के वीडियो आप देख लो, आपको उसमें शायद कुछ मिलेगा। जब मैंने सर के वीडियोस देखना शुरू किया तब जाके फिर थोड़ी बातें समझ में आ गई और आज ये बच्चा मेरा आपके सामने है। तो ये सब कुछ है ये नमिता मैम और BRC सर के वजह से। मैं सब इतना ही बोलना चाहूंगी कि बीमारी किसी भी तरह की हो तो घर पर बैठ के ठीक हो सकती है। ये सर का जो टैगलाइन है, बड़े से बड़ी बीमारी आसान तरीके से घर बैठ के ठीक कर सकते हो, ये सही है, 100% सही है। कोई भी बीमारी अगर ये प्रोटोकॉल आप फॉलो करो तो ठीक हो सकती है। थैंक यू। हाँ प्लीज। नमस्ते, हम महाराष्ट्र में से सोलापुर जिला है, वहाँ से सांगोल तालुका में महिम गाँव है हमारा छोटा सा, वहाँ से हम आए हैं। तो फिलहाल शुरू में जो हमारा बच्चा पैदा हुआ था तो अगदी नॉर्मल था, जैसे कि हर बच्चा नॉर्मल होता है वैसा। हमने डॉक्टरों को पूछ भी लिया था कि डॉक्टर साहब बच्चा कैसा है, तो डॉक्टर साहब बोल दिया कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बच्चा सब व्यवस्थित है, ठीक है,
अच्छा है। तो 3 दिन बाद उसको इंजेक्शन दिया गया डॉक्टर ने। तो उसके 2-3 घंटे बाद उसको थोड़ा सा तकलीफ चालू हुआ। तो तकरीबन वो 8 घंटे तक 8-9 घंटे तक वो सलग लगातार रोता रहा। रो रो कर उसकी बुरी हालत होने की वजह से वो बेहोश हो गया। हमको लगा इसको मतलब उसको दूध पीने न होने की वजह से हुआ, लेकिन वो इंजेक्शन की वजह से उसके इन्फेक्शन हो गया था। तो उसमें हमने उसे एडमिट किया। तब से लेकर वो आज तक इतनी उसकी बुरी हालत थी कि कोई देख नहीं सकेगा। जब उसको फिट से आती थी तो 2-3 घंटे तो फिट आने की, और वो तकरीबन 2-3 दिन तक वो कोमा में चला जाता था। उसको कुछ समझता नहीं था। जब वो वहाँ से उठ जाता था तो उसको लड़खड़ाना, इधर उधर चलना, चलते वक्त हर चीज़ को टकरा जाना। आगे कोई चीज़ है तो वो उसे दिखा भी नहीं देती थी, इसकी इतनी बुरी हालत होती थी। बहुत तकरीबन मुझको लगता है कि 7-8 बड़े-बड़े हॉस्पिटल, बड़े-बड़े, और तकरीबन 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे ब्रेन के, जो उनके साथ हमने कांटेक्ट किया, उनके पास गए, उसको लेकर गए, उसको दिखाया, और उन्होंने बोल दिया ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम उसको ठीक करा देंगे, आप मत टेंशन लो। थोड़े से हमको राहत मिलनी थी, लेकिन दवा देने के बाद भी उसको वो दवा देने के या 7-8 दवा लिख के देने के, हम उसको अच्छी तरह से एक दिन भी कभी उसको चुका नहीं दिया कि उसको दवा देने का, कंटिन्यू देते रहे, तभी उसको दौरा पड़ता था। हम बाद में और परेशान हो जाते थे क्यों इसको कंटिन्यू दवा देने के बाद भी हुए ऐसा होता है, फिर हम और किसी हॉस्पिटल में लेके जाने थे। ऐसे बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ हमने जाकर उसको इलाज करने का प्रयास किया था, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन आप तो आपके सामने है, जो सर के और नमिता मैम के वजह से आज हमने उसका जो इलाज किया है इनके नीम थेरेपी के वजह से, तो बहुत ही बड़ी कमाल की नीम थेरेपी है जो उसको चालू किया। जब से वो अभी तकरीबन मुझे लगता है कि 5 महीने के ये जो है उसमें उसको अच्छा से हो गया, ठीक है। लेकिन अब वक्त तो मैं पूरा नहीं ले सकता, अब बहुत बाकी है सबके लिए, और बोलना तो चाहिए। लेकिन शुरू में आप जाते जाते आपको एक बात बोलूँगा, जो सलमान खान का ये पिक्चर था जय हो, उन्होंने उसमें एक साइकिल शुरू की थी कि मैं आप एक को मदद करूँगा, आप 3 लोगों को मदद करना। तो ये साइकिल आप सर ने चालू की है, तो वो साइकिल आप हम नेचुरली करेंगे कि आपने सर ने शुरू की है, आप 3 लोगों को मदद करो और वो अगले इंसान को बोल दीजिए और वो 3 लोगों को मदद करे, ये पूरे दुनिया में फैल जाएगी। ये मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ। और आप सर ने भी बोल दिया था कि गवर्नमेंट के लिए इनको जगह देने के लिए रिक्वेस्ट करा जाए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद गवर्नमेंट कहेगी कि सर हम हमारे लिए काम करो। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। ये कैसे ठीक हुआ और क्या किया? सितंबर से पहले इनको चेहरा पे अंकल का दाना आया। दाना आने के बाद इनकी माँ ने गाँव में जो डॉक्टर होते हैं उनसे दिखाए। दिखाने के बाद बरबीघा में कोई धब्बा डॉक्टर है, उनसे मिलने के बाद इनको और तेजी से ज्यादा हो गया, पूरा गड़बड़ा गया। उसके बाद हमने इसको 7 सितंबर को नीम थेरेपी दिया। इनको नीम के पत्ते को पीस करके इनकी मम्मी ने लगाया इनको, और नीम का तेल को मंगाया, मतलब इसको लगाया चेहरे के ऊपर कॉटन से। तो इसके 4 दिन के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कि दाग भी खत्म हो गया। और जब मैं यहाँ आने वाला था तो 27 तारीख को क्या हुआ कि वो मतलब पलंग पर से नीचे गिर गया। गिरने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कट लग गया पूरा। जो चोट है तो हाँ, इनकी मम्मी ने बोला कि ज्यादा फट गया है तो हम ऑपरेशन ये टाका लगवा देते हैं। बोले टाका लगवाने की जरूरत नहीं है, नीम के पत्ते है ना, 2023 में नीम के पत्ते जो है नीम के पत्ते को पीस करके इनके ये जो है यहाँ पे लगा दिए। और लगाने के बाद क्या है कि आते आते रास्ते में ही लगभग वो ठीक होने के कगार पे है। बस ये 2 दिन की बात है। तो इस तरह से, और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि कहा जाता है कि कश्ती हर तूफान में उठ सकती है, बुझी शम्मा फिर से जल सकती है, और बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी
का आसानी से इलाज डॉक्टर VRC सर के प्रोटोकॉल से हो सकती है आज 100%। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है। यहाँ तक कि एक बच्चा था जो कि 23 साल उम्र था और 90 kg वजन था और 22 दिनों के अंदर 17 kg वेट लॉस हो गया। उसका वीडियो भी मेरे पास है। वो बच्चा खुद वीडियो बना करके उनके पेरेंट्स ने दिया। इनको जब भी फीवर आता है, इनके सिस्टर थोड़े से बड़े हैं, दोनों को जब फीवर आता है तो ये गोली नहीं खाता, वो लोअर लेग हॉट वाटर थेरेपी कर देते हैं इनकी मम्मी, फीवर गायब हो जाता है। इस तरह की हजारों टेस्टिमोनियल्स तो पड़े हुए हैं। आपका क्लिनिक कहाँ पे है, डॉक्टर कैसे क्लिनिक? मैं शेखपुरा बिहार से हूँ, मेरा शेखपुरा में क्लिनिक है सर। शेखपुरा बिहार। देख, तो आपने भी देखा जब ऋषभ आए थे हमारे डॉक्टर कैसे क्लिनिक में, तब ये हालत थी। और अभी ऋषभ का चेहरा आप देख सकते हैं। यहाँ एक चोट जरूर है, लेकिन ये रिसेंटली लगी, अदरवाइज आप देखते हैं ना, केवल वो पूरा जो रैशेस है वो गायब हो गया, रैशेस के नामों निशान तक गायब हो गए, ये बड़ी बात है। और किया क्या किया, वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो नीम थेरेपी, वो DIP डाइट। तो यहाँ पे मैसेज ये जाना चाहिए कि बीमारी अलग अलग जरूर है। कभी ट्यूमर का एग्जाम्पल देखा आपने, ऑटिज्म का तो देखा ही देखा, कभी रैशेस का देखा, और अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो विश्वास ही नहीं करेंगे। सीधे अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे। उससे पहले एक स्तुति चिन्ह, आप यहाँ तक आए और आके अपना सक्सेस स्टोरी बताया। वो स्टोमा को अंदर करने फिर आया है दिल्ली, तो यहाँ आके पता चला एक भी करा, फिर आ गई ट्यूमर, उसके वापस आ गई जहाँ पर थी, उसके थोड़ा स्पाइन के ऊपर आ गई। तो फिर बोल रहा है फिर 4 साइकिल केमो होगा, फिर उसके बाद फिर सर्जरी होगा। तो हम क्या करें? ये 14 फरवरी की बात है, जिस दिन का ये वीडियो देख रहे हैं। एक स्टोमा बैग लगा हुआ है साथ में, यानी कि बच्चे का जो पॉटी जो स्टूल है वो बाहर इकट्ठा होता है इसमें। ये परिस्थिति है। और जो इलाज चल रहा था, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इलाज चल रहा था एम्स से और सफदरजंग हॉस्पिटल से, और इलाज में बता दिया गया था कुछ उम्मीद आगे है नहीं। इस परिस्थिति में वो हमारे पास आके बोलते हैं क्या करें। फिर डॉक्टर कविता वही थी, तो हमने कहा कि ये केस को आप देखो, और देखने के बाद आज दीदी प्रिया को आप भी देख सकते हैं। आगे लाइए। अब आज की जो परिस्थिति है वो क्या है, थोड़ा सा आप बताइए। हाउ इज शी नाउ? क्या इसका वो स्टोमा में हट गया? पूरी तरह से हट गया नहीं है अभी, यहाँ कोई बैठ नहीं। ये बहुत बड़ा कहानी है। मेरे से ऑपरेशन हुआ था, जब बोल रहा था देखा एनआरएस में कलकत्ता में ऑपरेशन हुआ था। फास्ट ट्यूमर था। ट्यूमर से पहले देखा था कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। तो दिखाया कि दवाई दिया डॉक्टर ने, लेकिन बंद नहीं हो रहा है लगातार 15 दिन तक। फिर पीछे सूजन आया, फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्हें डायग्नोसिस किया, बोला कि वो ट्यूमर है और इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर एनआरएस हॉस्पिटल के चला गया। एनआरएस हॉस्पिटल जाने के बाद उधर ऑपरेशन हो गया, आगे यहाँ से यहाँ तक और पीछे पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑपरेशन किया हुआ है बच्ची का। फिर ऑपरेशन होने के बाद पोस्ट ऑपरेशन के टाइम उसका 9 दिन तक बुखार था, 9 डेज बुखार था, बुखार कम नहीं रहा था, लेकिन वहां का जो डॉक्टर है उसका ख्याल नहीं किया। फिर जब बोला कि 9 दिन तक एक आदमी को कैसे बुखार, ना बोला कि ऑपरेशन के बाद ऐसा होता है, बुखार आता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद बुखार आता है 3-4 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा रहता है, लेकिन 9 दिन तक रहा। फिर मैंने बोला कि यहाँ इलाज नहीं कराएंगे, चलेंगे बड़े अस्पताल में। कहाँ बड़ा अस्पताल? तो हम दिल्ली चले गए कलकत्ता से यहाँ एम्स में। एम्स में आने के बाद उधर देखा कि पूरा टाका पीछे आगे का टाका पूरा खुला हुआ था। खुलने के बाद उधर बोला कि इमरजेंसी है, अभी इधर बेड नहीं है, अब सफदरजंग में चला जाओ। रात 12 बजे बोला कि सफदरजंग में चला जाओ। तो सफदरजंग में हम लोग फिर चला गए। सफदरजंग में जाने के बाद उधर एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद उधर बोला फिर टेस्ट हुआ, सीटी हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, लगातार टेस्ट होने के बाद फिर बोला कि केमो चलेगी। इसका केमो चल रहा था। केमो चलने के बाद इसका बीमारी बोला कि चला गया। पेट सीटी आया, पेट सीटी का रिजल्ट देखा कि
उसका बीमारी चला गया। बीमारी जाने के बाद हम लोग खुशी है कि बीमारी चले गया, मेरा लड़की ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद फिर 2 महीने के बाद फिर दिखाने के लिए आएगा, क्योंकि उसका स्टोमा बैग निकला हुआ था पहले। तो स्टोमा बैग निकला हुआ था तो अंदर कराने के लिए हम लोग सफदरजंग फिर आए। सफदरजंग आने के टाइम फिर टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद आपकी बीमारी फिर वापस आ गया। बीमारी फिर वापस आ गया, फिर उसका केमो चलेगी। तब बोला कि उधर सफदरजंग में जो बीमारी वापस आए तो ये बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं है, फिर इधर नहीं होगा, आप बड़ा अस्पताल फिर से चला जाओ, एम्स में चला जाओ। वो लेटर लिख दे कि एम्स में जाने के लिए। तो उधर एम्स में चला गया। एम्स के जाने के बाद उधर फिर से बोला कि हाई डोज का केमो चलेगा। ये फिर से बीमारी वापस आ गया, हाई डोज का केमो चलेगा। उधर टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। उधर लीवर में फिर ट्यूमर लीवर में आ गया। बोला कि स्टेज 4 है, मेटास्टेटिक है। फिर रीढ़ के हड्डी के बीच कॉक्सिल टेल बोन के ठीक ऊपर फिर से वापस आ गया। मतलब वो पूरे शरीर में 2-3 जगह फैल गया। बोले जब मैंने बोला कि टेस्ट करवाना है, पेट सीटी करवाना है, फिर एम्स में बोला, तो मैंने बोला कि एम्स तो टेस्ट करने के लिए एम्स में बहुत टाइम लगता है, तो बाहर करवाना है, तो बाहर करने के लिए बहुत पैसा लगेगा। तो कैंटी बोल के एक सोशल संस्था है जिसको बोला कि इसको टेस्ट करना है। वो लोग बोला कि दोबारा वापस आ गया तो नहीं होगा, फ्री में नहीं होगा, हम लोग कर नहीं सकता। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि मेरे बच्चे मेरे से नहीं रहेगा, मेरे बच्चे, क्योंकि वो लोग सब कुछ ना के बराबर बोलने लगा था। तब मैंने क्या करूं, तो एक दिन अचानक ये सब डॉक्टर साहब ने बोल रहा था, अचानक एक वीडियो आया यूट्यूब में, जो वीडियो मेरे बीवी ने देखा था, नवजोत सिंह सिद्धू जिसका बीवी का जो वीडियो था। तो वो वीडियो देखने के बाद फिर आया सर का वीडियो। वो यूट्यूब में सर्च करते करते वो वीडियो आया। तो सर के साथ जुड़े कैसे, बात करे कैसे, ये सोच रहा था। फिर सर्च किया, देखा कि इसका सर का वीडियो था, 21,000 रुपए दिखा रहा था। तो बोले पैसा तो नहीं है, हम कहाँ से देंगे। 1 साल से हम कोलकाता से दिल्ली में 1 साल थे, पूरा पैसा खर्च हो गया, अपने पास पैसा कुछ नहीं था, तो क्या करें। तो हम दोनों ऐसे सोच रहा था क्या करे। अचानक एक वीडियो आया कि सर का बुक फेयर चल रहा था, 2025 फरवरी में एक बुक फेयर में सर आएंगे। तो हम सुबह से वहाँ पे जो सर के पास आज मुलाकात करके ही जाएंगे। तो फिर सर के पास आया, मुलाकात हुआ। सर ने बोला कि आप उसके आगे जो केमो था वो छोड़ दो, डीआईपी डाइट सर का जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल मेंटेन करो। तो ठीक है, प्रोटोकॉल मेंटेन। सर ने मैम के साथ बात करने के लिए बोला था। तो मैम ने मेरे को पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो होता है, एक मम्मी की तरह, एक दीदी की तरह पूरा सपोर्ट दिया है। सर ने बोला था जो मैम बात करते हैं ऐसे, ऊपर से नारियल है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है, मुझे पता है। सर ने मैम को जब बोला था, मैम ने बोला था कि अमली बनाना है तो अमली बना। तो मैंने बनाया था, बोले वीडियो भेजो मेरे को, ऐसा नहीं चलेगा, डांटती थी। लेकिन आज पता चला और डांटने के काम कैसा, मेरे को रिजल्ट कैसा मिला। उसके बाद मैम ने बोला कि ये स्टोमा बैग हटा के हम तुमको दिल्ली से कोलकाता भेजेंगे। तो मैम ने एक डॉक्टर के पास लेके गया, मुझे मालूम नहीं था आगे क्या। मैम एक बार बता दीजिए। बेसिकली मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो हमारा हॉस्पिटल है। तो मेरे को लगा कि ये कलकत्ता चले जाएंगे तो फिर से फंस जाएंगे, तो मेरे को तो 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ेगा। मैंने सोचा इनको ऑपरेशन करा के इनको वापस भेज देती हूँ। मगर जब मैं इनको डॉक्टर के पास लेके गई तो उन्होंने मुझे बोला, डॉक्टर नमिता डोंट टच दिस पेशेंट। उन्होंने बोला कि इसकी इंटेस्टाइन में एडिशन हो चुकी है, सब चिपक चुकी है, खोल दिया तो ये टेबल से उठ नहीं पाएगा। मतलब मुझे इतना डरा दिया। तो फिर मैंने इनको बोला कि जिस डॉक्टर से आप कर रहे थे वहीं पर चले जाइए, क्योंकि कोई चारा नहीं था। वहाँ जाके फिर इनका ऑपरेशन हुआ और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मैंने घर चले गए, मैंने बोला ठीक है चला जाओ, 5-6 महीने के बाद ही ऑपरेशन करो तो सही रहेगा। तो ठीक है, मैं घर चला गया। 5-6 महीने के बाद ही ऑपरेशन किया था, जुलाई में किया था 2025 में। वो स्टोमा बैग हटा दिया। लास्ट नवंबर को मैंने AP टेस्ट किया था, अल्फा बीटा बोल के, जो मेरे को बोला था कि ट्यूमर मार्कर टेस्ट है, वो अभी नॉर्मल है। इसका रिजल्ट ये है। अभी मेरी वैक्सीन सही है। इसके बाद मैं सर को और मैम को दोनों को थैंक्स बोल रहा हूँ। इसका क्रेडिट सिर्फ DIP डाइट को जाता है। तब तक हमारी नीम थेरेपी भी नहीं आई थी।
तो आप कोई भी थेरेपी करते हैं वो ही अपने आप में मैजिक है। सिर्फ DIP डाइट से ही इसका 3rd ग्रेड कैंसर ठीक हुआ है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर लोगों के पास जाने से पहले ये फॉलो करें सब DIP डाइट, जो इंडिया का सबसे पुराना आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, इंडिया का पुराना अपना है, लेकिन वो विदेशी अपना रहा है, हम लोग छोड़ चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए इतने दूर से, कोलकाता से ऑल द वे, हम सबको मोटिवेट करने के लिए। वेरी गुड। धीरे धीरे सब कुछ उसका डिले होने लगा, उसका बैठना, चलना, उसका स्पीच, सब कुछ डिले होने लगा। और साथ में अटेंशन का बहुत प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिविटी, एक जगह पर बैठती नहीं थी, ये सब चलता रहा। फिर धीरे धीरे डॉक्टर ने बताया एक दिन जाके कि उसको ADHD है और ऑटिज्म का भी ट्रेट्स है। फिर हम तो यहाँ वहाँ दौड़ते थे कि किस डॉक्टर के पास जाए, थेरेपी भी करवाए। 2 महीने हॉस्पिटल में रहकर वहाँ पर बिहेवियर थेरेपी करवाए, पर फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। हाँ, और एक डॉक्टर ने तो मुझे कहा था कि 12-13 साल के अंदर अगर वो चेंज होती है तो ठीक है, वरना आगे चलकर कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से बहुत चिंता होती थी और हार्ड वर्क करते थे, पर रिजल्ट नहीं होता था। पर एक दिन मैंने सर का ये कैन वाला वीडियो देखा, तो उस दिन से मैंने ठीक कर लिया कि उसको यही पर ये प्रोटोकॉल फॉलो करवाएंगे। और अब वो 3 महीने भी नहीं हुआ। हाँ, अब बहुत इम्प्रूव हो चुका है। हम इतने सालों में जो नहीं कर पाए, अब 3 महीना भी नहीं हुआ, वो बहुत इम्प्रूव कर चुकी है। माइक को सामने। तो मैंने आपके नीम थेरेपी कोर्स में सर एडमिशन लिया हुआ था तब, और तभी मम्मी को ये प्रॉब्लम हो गई। तो शायद 3 से 4 ही कोर्सेज अपने हुए थे, तो मैंने उसी के दौरान मम्मी के ऊपर ही अप्लाई किया। उससे पहले 7-8 महीने तक पहले मैंने बड़ौद और बागपत हमारा जिला पड़ता है, फरीदाबाद में भी हॉस्पिटल में मैंने वहाँ पे दिखाया था मम्मी को। तो इनके पूरी बॉडी पे यहाँ से लेके यहाँ तक रेसिस रहते थे, और वो गर्मी में ज़्यादा बढ़ जाते थे। और 15 दिन तक दवाई खाई तो ठीक रहते थे, उसके बाद वापस महीने 1.5 महीने बाद वो वापस प्रॉब्लम आ जाती। तो मैंने इनको नीम थेरेपी अप्लाई की, और 0 वोल्ट और उसके बाद सनलाइट, ये तीनों थेरेपी मेरे को उम्मीद नहीं थी कि 15 दिन में मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, तो मैंने साल भर मैंने दवाइयाँ खिलाई, और लगभग मेरा 1.5 लाख का खर्चा सर 0 हुआ है। 0 अभी मेरे लड़के ने इलाज कराया, मेरी नाड़ अब ठीक है। घर पे इलाज हुआ है, तो अब इनके गर्दन बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी क्लियर मैसेज। इलाज सबसे बड़ा बढ़िया हॉस्पिटल है आपका खुद का घर, है ना, और सबसे बढ़िया दवाई है नींद। मैंने उनको बोल दिया है कि हमारे घर में कच्चा आंगन है, मैंने कहा नंगे पैर घूमो जितना घूम सकते। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भी पूरे दिन में लगभग 80% में। हाँ, करते रहना पड़ेगा, तो आपके लिए इसमें आठ बोलते हैं और 7 हेलो। थोड़ा आप ब्रीफ करेंगे, ठीक है, फास्ट एंड प्रेजेंट जुड़ने के बाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सबको नमस्कार। मैं दिवाकर जोशी, मेरे 2 बेटे हैं। सबसे बड़ा है पार्थ। हम लोग जब फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने हो और पार्थ का बर्थ हुआ, तो एक जिंदगी बिल्कुल अलग राह पे चली। इसके बर्थ के टाइम पे हमें पता चला कि पार्थ डाउन सिंड्रोम, विच वॉज
कभी हमने सुना ही नहीं था कि कोई सिंड्रोम भी होता है या इस तरह की कोई बात, लेकिन इसको कहेंगे कि होनी या अनहोनी जो भी था वो हुआ। और पाठ के साथ हमने जिंदगी के ऐसे अनुभव कर लिए हैं तो शायद कोई भी पेरेंट्स कभी नहीं करना चाहते। पाठ तो बताया गया, डाउन सिंड्रोम के लिए हमने जहाँ धक्के खा सकते थे सब जगह खाया। दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्पेशली जेनेटिक डिपार्टमेंट है और वहाँ पे दिल्ली में तो खासकर ये बताया जाता है कि कहीं भी जाना नहीं है, आपको गंगाराम में जाना है, वहीं पे जेनेटिक डिपार्टमेंट और वही आगे गाइड कर। बहुत तरह की बातें हुई, इतनी थेरेपी, इतनी सारी चीजें सामने आई। फाइनली हम लोग ये मान के बैठ गए थे कि जो हमें गाइड किया गया है कि ये बच्चा डिपेंडेंट रहेगा, ये अपने आप चल भी पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इस बच्चे के लिए बोला गया था ये शायद बैठ भी नहीं पाएगा। आज वही बच्चा आपके सामने है, स्कूल जाता है और ऊपर वाले की आशीर्वाद है। और डॉक्टर BRC क्लिनिक में हम लोग जो आज फॉलो कर रहे हैं उसका ये रिजल्ट है। बच्चा टोटली इंडिपेंडेंट है, दिल्ली के नंबर 1 स्कूल वसंत वैली में ये पढ़ता है और टोटली इंडिपेंडेंट है। इसी के बाद हमारे साथ ऊपर वाले का कोई खेल है, क्या है, जो भी है हम उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे को जैसे जैसे डॉक्टर्स ने गाइड किया कि आपको उसके लिए भाई या बहन का सोचना चाहिए और वो एक मानव जीवन है तो उसको ध्यान में रखते हुए कि इसका ध्यान कौन रखेगा, इसके लिए कोई होना चाहिए, ये सोच के साथ हम आगे बढ़े। और हमें गाइड किया गया था कि इसके बर्थ से पहले बहुत सारे टेस्ट बताए गए, स्पेशली जो के लिए सार्थक के लिए कि जेनेटिक डिपार्टमेंट में टेस्ट होगा, उसमें आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि अगर वो पॉजिटिव निकला तो आप उसको अवॉइड करेंगे, अगर नेगेटिव आया तो बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। ये परिस्थिति थी, इस परिस्थिति के साथ हम आगे बढ़े। वो टेस्ट हुआ और टेस्ट के बाद ये आया कि जी सब कुछ नॉर्मल है। वो सब होने के बाद सार्थक का बर्थ हुआ, बर्थ होने तक सब कुछ ठीक था, बर्थ के 1 से 1.5 साल तक सब कुछ बढ़िया था, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। जैसे ही कोविड शुरू हुआ और इसका वैक्सीनेशन जो भी चल रहा था वो चालू होते होते एक जीवन में फिर एक नया मोड़ आया। धीरे धीरे हमें बताया गया कि सार्थक ऑटिज्म के ऑटिज्म में उसके सिम्टम्स आ चुके हैं। अब वो ऑटिज्म क्या होता है वो भी हमारे लिए एक नई बात थी, जो कि एक्सेप्ट करना बीइंग अ पेरेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी एक बेटे के साथ एक प्रॉब्लम थी, फिर दूसरे चाइल्ड के साथ ये प्रॉब्लम आई, तो वो एक बहुत बड़ा लाइफ में चैलेंज था। समहाउ ऊपर वाला हमें शक्ति दे रहा है, ऊपर वाले की कृपा है जो कि हम जुड़ते जा रहे हैं अपने आप। आज सार्थक के केस को लेके मैं बताऊंगा कि वो बहुत माइल्ड उसमें था कि ऑटिज्म का था। हमें बाद में रियलाइज हुआ कि आई कांटेक्ट होता है या स्पीच होती है, ये चीजें डिले होती है, ये सब चीजों की नॉर्मल पेरेंट्स को कोई जानकारी नहीं होती, कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन हमको बीइंग अ पेरेंट्स ये सब चीजों का अनुभव हुआ और हम लोग कर रहे हैं। जितने भी थेरेपी जो होती हैं, एक से दूसरा थेरेपी, दूसरे से तीसरा, एक प्रॉपर चेन चलती है। और पेरेंट्स के लिए तो डे 1 से आपके पास जो आपका धन है, जो आपका सामर्थ्य है, आपको सब लगाना है। लेकिन रिजल्ट कितना आएगा ये परमात्मा पे छोड़ दीजिए, हम उसको नहीं कह सकते कि क्या एलोपैथी
आजकल के टाइम में सेल्फलेस होके कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन मैंने यहाँ देखा नमिता मैम को 10:30 बजे भी अगर मैं मैसेज करती हूँ ना बच्चे को फीवर हो गया तो मैम बिल्कुल मुझे इंस्टेंट रिप्लाई करेंगी, पूरा सपोर्ट करती हैं। कोई भी प्रॉब्लम आई ना उनके पास गए और थेरेपीज तो अब तक पता चली गई है, जो थेरेपीज इसमें लिखी हुई है, सूरज और धरती से जुड़ना और DIP डाइट लेना, और उसके बाद अभी so much. I would request you to be on the stage. मैं सेंटर पे आता हूँ। हाँ, ओके। Thank you so much. You may please take your seats.